हम यूपी पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम यूपी पॉलिटी के अंतर्गत उसकी जो राज्य व्यवस्था है उसमें हम पंचायती राज व्यवस्था का डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। हमने इसको 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम भाग में हमने संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करा है, दूसरे भाग में हमने पंचायत व्यवस्था को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर देखा था। ये आज हमारा तीसरा भाग है जिसमें हम नगर निकाय का अध्ययन करेंगे। ये भी हमारे पास 3 व्यवस्था मिलता है और चौथे लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बहुवैकल्पिक प्रश्नों का। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूँ चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि हम लगातार पॉलिटिकल मैपिंग के साथ ही अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। सफलता और असफलता के मध्य जो थोड़ा सा अंतर रह जाता है, बस उस थोड़े से अंतर की पूर्ति के लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चहल एकेडमी के स्टेट पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आपको बिहार की सीरीज और यूपी स्पेसिफिक सीरीज इसके स्टेट पीसीएस के संदर्भ में लगातार निरंतर मिल रही है, दिन प्रतिदिन मिल रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। यदि हाँ, अब आपको लगता है कि ज्ञान का वर्धन हो रहा है तो इसको साझा करना भी प्रारंभ कर दिया, अर्थात तो शेयर करना प्रारंभ करिए। आज अपने तीसरे लेक्चर में जब हम यूपी की पंचायती व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं या स्थानीय निकायों का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज अपने तीसरे लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नगर निकाय के साथ। लेकिन उसमें स्टार्टिंग करने से पहले हम फिर से यूपी के पॉलिटिकल मैप को डिस्कस करते हैं। जब यूपी के पॉलिटिकल मैप का अध्ययन करते हैं तो हमको पता लगता है कि यूपी के कुल 75 जिले हैं, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उन 75 जिलों में से यूपी के कुल 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में से हमारे पास 7 जिले उत्तराखंड की सीमा पर हैं, नेपाल की सीमा पर भी हमारे पास 7 जिले हैं। तो एक बार आज इनका रिवीजन कर लेते हैं। एक्चुअली कई दिन तो हो गए हम इसको लगातार उल्लेखित करते चले आए, लेकिन हमें जिलों का रिवीजन कई प्रकार से नहीं करा। तो एक बार थोड़ा सा आज इनका थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन या पुनर्अवलोकन कर लेते हैं। तो हमारे पास उत्तराखंड के जो जिले लगेंगे उसमें एक हमारे पास हो जाएगा सहारनपुर। और ध्यान रखिएगा, सहारनपुर उत्तराखंड के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। और सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ भी यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर वो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा या बॉर्डर को शेयर करता है। सहारनपुर से ही गंगा जी यूपी में प्रवेश करती है उत्तराखंड के माध्यम से, और सहारनपुर में ही यूपी की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी मिलती है शिवालिक के गिरिपद पर्वतीय क्षेत्र में। और उस चोटी का नाम आपको बताना है क्योंकि हम उसको डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं, उसका अध्ययन इस लेक्चर सीरीज में हम लोग कर चुके हैं। मैं हिंट दे देता हूं कि 950 मीटर उसकी ऊंचाई है और शिवालिक के क्षेत्र में वह चोटी मिलती है। अब आपको इस चोटी का नाम बताना है कि वह चोटी हमको कहाँ मिलती है, और क्या यूपी की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है, या यूपी के दक्षिण में हमारे पास जो पठारी भूमि का संकीर्ण क्षेत्र है वहां पे हमको सबसे ऊंची चोटी यूपी की मिल जाती है। तो ये आपका अध्ययन हो जाता है। तो सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया और पीलीभीत हो गया। तो ये वह बेल्ट है जो उत्तराखंड के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है। और जब हम उत्तराखंड में बिजनौर के बॉर्डर की बात करेंगे तो बिजनौर के बॉर्डर में हमारे पास अमनगढ़ टाइगर रिजर्व था, और ये यूपी का एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अपने आप में एक भाग हो जाता है। नेपाल के साथ हम बॉर्डर देखते हैं तो हमारे पास पहला डिस्ट्रिक्ट मिलेगा पीलीभीत, और पीलीभीत वही डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। फिर खीरी हो जाता है, बहराइच हो जाता है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थपुर, महाराजगंज। हमने कहा कि कुशीनगर बिहार के साथ बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। वो कुशीनगर जो बिहार के साथ बॉर्डर को शेयर करता है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन नेपाल के साथ बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। बहुत छोटे अंतराल से सीमा साझा करने से यहाँ पर रुक जाता है। तो कुशीनगर होगा, देवरिया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, फिर सोनभद्र हो गया। सोनभद्र हमारे पास झारखंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करेगा, सोनभद्र बॉर्डर शेयर करेगा छत्तीसगढ़ के साथ, और सोनगढ़ ही सीमा को साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश के साथ हमारे पास टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। राजस्थान के पास हमारे पास दूसरे नंबर के सबसे कम 2 डिस्ट्रिक्ट, केवल 2 हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास पड़ता है हमारा मथुरा और आगरा। दिल्ली के साथ में हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में हमारे पास 8 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इन रिवीजन के साथ अब हम बात को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। जब बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो आज हम स्थानीय निकायों का अध्ययन करेंगे यूपी के अंतर्गत। तो हमको यह पता था कि जो स्थानीय निकाय है वह पंचायत व्यवस्था के समान ही 3 स्तर पर हमको मिलता है। सबसे ऊपर हमको मिलेगा नगर निगम, फिर मिलेगी नगर पालिका परिषद, और तीसरे में हमको मिल जाएगी नगर पंचायत। तो ध्यान रखिए, ये स्थानीय निकाय उन क्षेत्रों के संबंध में जिनको हम शहरी आबादी या नगरीय जनसंख्या कहते हैं। जब नगरीय जनसंख्या का संबंध निश्चित क्षेत्र में रहता है तो वहां पर नगर निकाय स्थापित किया जाता है। उस नगर निकाय में हमारे पास नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, चेयरमैन आपको यहाँ पे मिलेंगे, और नगर पंचायत है, नगर पंचायत अध्यक्ष फिर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और नगर निगम में आपको मिल जाते हैं महापौर और उप महापौर। तो निकाय व्यवस्था आपको भी 3 स्तर पर पंचायत व्यवस्था के समान ही देखने को मिलते हैं। जब उत्तर प्रदेश की निकाय व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैंने चित्र लिया है वो अयोध्या जी से लिया है, और अयोध्या जी के नगर निगम का मैंने यहाँ पे आपका चित्र इन नगर निकाय व्यवस्था के साथ संलग्न करके लगातार आपको यहाँ से हम दिखाते रहेंगे। आगे की ओर चलते हैं।
अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, तो उत्तर प्रदेश में जो कुल नगर निगम है अर्थात जो उत्तर प्रदेश में मेयर हैं वो हमको मिलते हैं 17। और उन 17 नगर निगम में से जो सबसे बड़ा नगर निगम उत्तर प्रदेश का होता है वो प्रयागराज में होकर अपने आप में वो कानपुर हो जाता है। तो कुल नगर निगम हमारे पास 17 है, जिले हमारे पास 75 हैं, 200 हमारे पास नगर पालिका जाती है अर्थात नगर पालिका परिषद आ जाती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास नगर पालिका परिषद कितनी है, तो वो हमारे पास 200 हो जाएंगी। नगर निगम हमारे पास 17 हो जाते हैं, और जब हम नगर पंचायत की बात करेंगे तो वो हो जाती है हमारे पास 547। और इस प्रकार यूपी पूरे भारत में एक सबसे बड़े राज्य बनता है जिसके पास सर्वाधिक नगर पंचायतों की संख्या है। और वो सर्वाधिक नगर पंचायतों की संख्या इसलिए क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जनसंख्या। ध्यान रखिए, भारत का लोकतंत्र व्यक्तियों की जनसंख्या के आधार पर चलता है, क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर नहीं चलता है। तो जिस क्षेत्र में एक निश्चित जनसंख्या हमको मिल जाती है, चाहे क्षेत्र का आकार बड़ा है या छोटा है, हम उसको एक प्रशासनिक इकाई यहाँ पर बना देते हैं। तो हमारे और इसके अंतर को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक देश है यूएसए अर्थात अमेरिका, वहां पर हमारे पास कुल कितने राज्य है, तो राज्य है हमारे पास 50, और हर राज्यों से वहां के राज्यसभा में अर्थात सीनेट में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सीनेटर्स को निकाला गया है। लेकिन भारत में व्यवस्था बिल्कुल अलग है, और यूपी का क्षेत्रफल राजस्थान और मध्य प्रदेश से कम होते हुए भी यह अपने आप में सर्वाधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और सर्वाधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा को देने वाला राज्य भारत में बनता है। किस आधार पर? केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर। तो हमारे पास 547 नगर पंचायत हैं। हमको पता था कि हमारे पास जिलों की जो कुल संख्या है वह 75 है। हमारे पास मंडल, जिनको डिवीजन का हम स्टडी कर चुके हैं, और आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा मंडल है। तो अगर आपने डिवीजन वाली मेरी वीडियोस लेक्चर नहीं देखे तो एक बार उसका अध्ययन कर लीजिए, आपको यही पता लग जाएगा किस डिवीजन में सबसे कम जिले हैं और किस डिवीजन में अर्थात संभाग या मंडल में सर्वाधिक जिले हैं। मंडल को जो हेड करता है प्रशासनिक स्तर पर, वो हेड करते हैं कमिश्नर। तो कुल जिलों का जो हेड है उसमें जिलों की संख्या 75 हो जाती है। प्रत्येक जिले में आपको एक जिलाधिकारी मिलते हैं जिसको साधारण भाषा में डीएम या कलेक्टर बोला जाता है। 822 सामुदायिक विकास खंड हमको मिल जाते हैं। 351 हमारे पास तहसील मिल जाती हैं, जहाँ का सर्वोच्च अधिकारी हमारे पास तहसीलदार होता है, और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हमारे पास यूपी के अंदर मिल जाती हैं। अर्थात तो जो कहीं नहीं आता है वह 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। तो ऐसी संख्या हमारे पास कुल कितनी हो जाती है? 5। तो ये हमारे पास एक लेखा जोखा निकल के आता है जब हम निकाय की बात यूपी के अंतर्गत करते हैं, और इसके साथ ही जब हम इसके जिलों के और कमिश्नर की जानकारी अपने आप में लेते हैं। अब आगे क्यों देखते हैं, तो आगे क्यों क्या व्यवस्था चल रही। तो हमने कहा निकाय की व्यवस्था हमारे पास 3 स्तर पर है, और 17 नगर निगम कुल मिला के यूपी में हमको मिल जाते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो जो संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे तो हमको यह पता था, एक सेकेंड, जब संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे तो हमको पता था कि 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1973 के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1993 के द्वारा संविधान में प्रावधान करा गया, जिसके अंतर्गत संविधान में भाग 9A अर्थात 9A जोड़ा गया। हमको पता था जब पंचायती व्यवस्था की बात आती है तो संविधान में भाग 9 को एक्सटेंड करा गया, जिसमें आर्टिकल 243 से 243O तक हमको मिलते हैं। इसके साथ ही संवैधानिक प्रावधान करके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया। और यहाँ पे जो रेंज ऑफ आर्टिकल्स हमको मिलती है वो 243P अर्थात O के बाद आता है P, तो 243P से Z आ गया, उसके बाद ABCD से फिर से स्टार्ट हो गए, तो 243 से 243ZG तक हमारे पास नगर निकाय का प्रावधान हमारे संविधान में मिलता है। अर्थात जो एलएम सिंघवी समिति ने कहा था कि इनको एक संवैधानिक उपाधि या संवैधानिक दर्जा प्रदान करा जाना चाहिए, उसी संवैधानिक अनुशंसा का अनुसरण करते हुए 74वां संविधान संशोधन लाया गया वर्ष 1993 में, जिसके अंतर्गत संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। और उसके साथ जो संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद की रेंज निकल के आती है, उस रेंज में हमारे पास 243P से 243ZG तक नगर निकाय के संबंध में संविधान के अनुच्छेद हमको मिलते हैं। और इसी क्रम में कालानुक्रम में 74वें संविधान संशोधन का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम वर्ष 1994 बनाया गया, और जिसके माध्यम से संविधान के प्रावधान का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की स्थापना करी गई। अर्थात नगर निकाय इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आते हैं। संविधान करा गया 74वां संविधान 1993 में, और उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आता है 1994 में।
क्यों ऐसा नहीं हुआ कि 1993 के साथ ही उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आता है? तो इसके लिए आपको भारत की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जाना होगा, जहाँ पे भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो अपने आप में परिसंघीय राज्य व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था में राज्यों को उनकी विवेकाधीन शक्ति दी गई है। इसलिए राज्यों ने अब अपने स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी विधायिका में ये अधिनियम अर्थात कानून विधि सम्मत पारित करा, और उसके माध्यम से वर्ष 1994 में नगर निकाय की स्थापना आधिकारिक रूप से यूपी के राज्य व्यवस्था में हो जाती है। आगे देखते हैं अब आगे क्या है। तो इसी प्रावधान में नगर निगम में निर्वाचित सभासद सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60। वो कहेंगे अगर कोई नगर निगम बनना है तो वहां पर नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 होगी और अधिकतम 110 होती है। 5 से 10 सभासद राज्य सरकार के द्वारा भी नामित किए जाते हैं। कुल संख्या कितनी जाएगी नगर निगम में? तो 5 से 10 सभासद राज्य सरकार के द्वारा भी नामित करे जाते हैं। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है। अब इसमें हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जब हम जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करेंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष है, लेकिन यहीं पर जब महापौर का चुनाव है वो अपने आप में प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप निकाय चुनाव में सभासदों के लिए वोट डाले जाते हैं तो उसके साथ ही आप दूसरा वोट महापौर की अपनी पसंद के लिए भी डालते हैं कि आपका महापौर का वोट किसको जाएगा। और इस प्रकार से आपके अनुभव में आता है, ये स्मृति में आता है कि महापौर का चुनाव नगर निकाय के संबंध में प्रत्यक्ष है और जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है वो अपने आप में अप्रत्यक्ष है, क्योंकि वहां पे सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगर इसको भंग करना है, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष से पहले अगर इसको भंग करना है नगर निकाय को तो राज्य सरकार द्वारा भंग करा जाता है। इसी बीच में अगर किसी कारण से महापौर अपने पद से त्याग पद दे देते हैं या महापौर का जो पद है वो खाली हो जाता है तो शेष अवधि के लिए महापौर का चुनाव भी 6 माह के भीतर करवाया जाता है। भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर दोनों ही का चुनाव यहाँ पर करवा लिया जाएगा। जब दोनों का चुनाव करवा लिया जाएगा तो कोई एक स्थिति ऐसी आती है कि जब कार्यकाल पूरा होने में 6 माह से कम का समय रह गया था तो फिर शेष अवधि के लिए चुनाव नहीं करवाया जाएगा। फिर नए सिरे से नए नगर निकाय या नए निगम स्थापना करने के लिए, विधि सम्मत स्थापना करने के लिए एक नए कार्यकाल के लिए यहाँ पर चुनाव करवाया जाता है। उदाहरण के लिए इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि समझिए कि किसी नगर निगम का जो कार्यकाल था वो प्रारंभ होता है किसी नगर निगम का जो कार्यकाल था वह प्रारंभ होता है 1 जनवरी 2020 से। तो यानी कि ये कार्यकाल चलेगा 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24 तक चलेगा। इसी बीच में अगर कोई डिमाइसिस हो गया, नगर निगम भंग हो गया और ये भंग हो गया है 2022 में, तो 2022 से 2024 तक के लिए महापौर का चुनाव करवाया जाएगा। और अगर कुछ ऐसा होता है कि अब समय केवल 6 महीने का रह गया था कार्यकाल पूरा होने में, तो फिर शेष अवधि के लिए चुनाव न करवा के या माध्यमिक चुनाव या मिड टर्म पोल इलेक्शन न करवा कर, शेष अवधि के लिए चुनाव न करवा कर नए नगर निगम की स्थापना के लिए नए सिरे से चुनाव करवाया जाएगा और फिर अगले 5 वर्ष के लिए उसको स्थापित करा जाएगा। इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। अब आगे की ओर देखते हैं। अब आय के स्रोत क्या होंगे? अगर नगर निगम को हम बात करनी है तो नगर निगम में आय के स्रोत क्या हो जाते हैं? तो पहला तो स्रोत ये हो जाता है कि उनको कर आरोपण की शक्ति दी गई है। तो यानी कि आप देखते हैं कि जो हाउस टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, वो आपसे कौन लेता है? तो वो आपसे नगर निगम लेता है। यानी कि ये एक डिवोल्यूशन ऑफ पावर था, सत्ता का हस्तांतरण, जहाँ पे शक्तियां स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करी गई थी। तो ये क्लियर कट एग्जाम्पल मिलता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर का। राज्य सरकार द्वारा अनुदान उनको मिल सकता है, राज्य सरकार अपने स्तर से अनुदान देती है, केंद्र सरकार द्वारा उनको अनुदान मिल सकता है। और ये अनुदान जब उनको मिलेगा तो ये मिलेगा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर। केंद्र सरकार की ओर से अनुदान जब आएगा तो वो केंद्र सरकार में जो केंद्रीय स्तर पर वित्त आयोग काम कर रहा था उसकी अनुशंसा पे आएगा, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जब अनुदान आएगा तो राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर यह अनुदान नगर निकायों को दिया जाएगा। सरकार अनुदान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस, जहाँ पे रिकमेंडेशन करा जाएगा राज्य वित्त आयोग के द्वारा कि जो सरकार का अनुदान है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस से यहाँ पर निकल कर आना चाहिए। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस क्या है? तो यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन को नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस थे उनको कलेक्ट करने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आए हैं यानी कि प्रशासनिक व्यय हैं उनको उसमें से माइनस करा जाएगा और इस प्रकार से निकल के आता है नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस। इस नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस में से कितना अनुदान क्या राशि होती है? तो ऐसी राशि जो उधारी नहीं मानी जाएगी, साधारण भाषा में तो ऐसी राशि जो उधारी नहीं मानी जाएगी उसको ग्रांट बोला जाता है। वो
किस राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। जो राज्य सरकार के द्वारा ऐसा अनुदान नगर निकाय को दिया जाएगा तो राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही दिया जाएगा। यदि केंद्र सरकार से कोई अनुदान आ रहा है नगर निकाय के पास तो वो केंद्रीय वित्त आयोग की या वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अनुसरण करते हुए उसकी अनुशंसा पर यहाँ पर दिया जाता है। तो पहला आय का स्रोत हो जाता है कर आरोपण अर्थात टैक्सेशन, दूसरा आय का स्रोत हो जाता है राज्य सरकार के द्वारा अनुदान और तीसरा आय का स्रोत यहाँ पे बन जाता है केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान। और ये अनुदान जब भी आएंगे तो राज्य के स्तर पर राज्य वित्त आयोग के माध्यम से, केंद्र के स्तर पर केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से अनुशंसा के आधार पर यह अनुदान नगर निकायों को मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, अब नगर पालिका परिषद की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने नगर निगम की बात की थी जहां पे आपको महापौर मिलते हैं। तो नगर पालिका परिषद में हमारे पास होते हैं नगर पालिका अध्यक्ष, जिनको साधारण रूप से हम ग्रामीण स्तर पर नगर पालिका या टाउन के स्तर पर, तो ये हमको कहाँ मिलते हैं, कस्बे के क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ पे चेयरमैन हमको मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कस्बे के क्षेत्र में मिलते हैं। जब कस्बे के क्षेत्र में मिलते हैं तो वहां का जो अध्यक्ष होता है हम उसको साधारण भाषा में चेयरमैन बोलते हैं। तो जैसे पंचायती राज व्यवस्था में प्रधान शब्द अपने आप में बड़ा पावरफुल है, उसी प्रकार से यहाँ पे चेयरमैन भी बड़ा पावरफुल है। कहते हैं अरे चेयरमैन साहब आ गए। तो चेयरमैन जो शब्द है वो उसका राजनीतिक वेटेज बहुत हाई है। भले ही महापौर के स्तर से महापौर शब्द अपने आप में इतना विख्यात ना हो, मेयर शब्द अपने आप में विख्यात है, लेकिन जब चेयरमैन की बात आएगी तो चेयरमैन अर्थात कस्बे का अपने आप में अध्यक्ष, और कहते हैं चेयरमैन साहब अपने आप में आ गए। निर्वाचित सदस्य कम से कम 25। तो अगर किसी नगर पालिका परिषद का गठन होना है तो वहां पर जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो कम से कम 25 होंगे और अधिक से अधिक हमको मिलेंगे 55, यानी कि 55 से 25 के मध्य में हमारे पास नगर पालिका की स्थापना हो जाती है। और हमने कहा अगर ये 60 क्रॉस हो गई तो अब वो नगर निगम बनने की स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसा कस्बा जो अपनी वृद्धि करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है और उसकी जनसंख्या अब इतनी हो गई कि वहां पे सभासद जो है वो कम से कम 60 आने निश्चित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वहां पे राज्य सरकार की विधायिका शक्तियों के द्वारा या राज्य विधानमंडल की शक्तियों के द्वारा एक नगर निगम की स्थापना उस नगर पालिका परिषद के स्थान पर की जा सकती है। यहाँ पे जो नामी सदस्य होंगे वो 3 से 5 होंगे, जबकि नगर निकाय में मेयर के स्तर पे, नगर निगम स्तर पे वो नामी सदस्यों की संख्या थी वो हमारे पास 5 से 10 की चल रही थी। यहाँ पे नामी सदस्यों की संख्या 3 से 5 हो जाएगी। बाकी के जो प्रावधान होंगे वो शेष नगर निगम के समान ही हो जाते हैं। तो केवल इन 3 प्रावधानों को लेकर यहाँ पे हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। जहाँ पे अध्यक्ष को चेयरमैन बोला जाएगा, वहां पे महापौर या मेयर बोला जाता है। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो 3 से 5 होंगे, वहां पे 5 से 10 होते हैं। और यहाँ पे न्यूनतम संख्या 25 होगी और अधिकतम संख्या 55 होगी। वहां पे न्यूनतम संख्या 60 होगी और अधिकतम संख्या 110 अभी यूपी के कानून के अनुसार चल रही है। ये हो गया हमारे पास नगर पालिका परिषद। अब नगर पालिका परिषद के बाद अगर हम तीसरे स्तर की ओर चलते हैं जहां पे हमको मिलती है नगर पंचायत, तो नगर पंचायत में जो इसका अध्यक्ष होता है हम उसको बोलते हैं क्या, चेयरमैन। फिर भी यहाँ पे इसको भी यहाँ पे चेयरमैन बोल दिया जाता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 24, क्योंकि अगर ये 25 हो गया तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि नगर पालिका परिषद में परिवर्तित हो जाएगा। तो 25 से नीचे जो संख्या हमको मिलती है, पहली संख्या मिलती है वो हमको 24 मिलती है और 24 अधिकतम संख्या हो जाती है नगर पंचायत की। तो नगर पालिका अध्यक्ष या इसको चेयरमैन बोला जाता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 10 पे एक नगर पालिका गठन हो जाएगा और अधिकतम संख्या 24 रहेगी। 24 से ऊपर बढ़ने पर वो नगर पालिका परिषद में परिवर्तित हो जाएगी और अगर संख्या 10 से कम हो गई तो उस नगर पंचायत का विघटन कर दिया जाएगा। नामी सदस्य संख्या 2 से 3, तो वहां पे 3 से 5 थी, यहाँ पे 2 से 3 हो जाएगी और यहाँ पर भी अब शेष प्रावधान नगर निगम के समान ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये 3 स्तर होते हैं जहाँ पे हमको अंतर देखने को मिलता है। बाकी संवैधानिक प्रावधान नगर निगम के समान ही यहाँ पर चलते हैं। तो ये 3 स्तर में जहां पर हम देखते हैं पहला स्तर, एक सेकेंड, जहां पे हम देखते हैं कि पहला स्तर हमको मिला किसका, तो पहला स्तर हमको मिला, पहला स्तर कहाँ है भाई, नगर निगम। ओके, पहला स्तर मिला हमको ये। तो नगर निगम में निर्वाचित सदस्य संख्या की न्यूनतम 60, 110, नामी सदस्य 5 से 10, समय 5 वर्ष, उनका समय भी कालखंड 5 वर्ष। तो वो कह रहे हैं कि शेष प्रावधान नगर निगम के समान। तो जब शेष प्रावधान नगर निगम के समान होंगे तो वो शेष प्रावधान में मुख्य रूप से इनकी बात हो रही है। और मुख्य रूप से जब बात हो रही तो वो कह रहे हैं कि अगर नगर पालिका परिषद की बात करें या नगर पंचायत की बात करें तो समय अवधि 5 वर्ष की रहेगी चुनाव होने के बाद।
राज्य इसको भंग कर सकता है, राज्य सरकार के द्वारा भंग हो सकती है, और जब भंग होने की स्थिति होगी तो अगले 6 माह में चुनाव वहां पे करवा ले जाएंगे। तो ये जो प्रावधान है, जहां पे वो दोनों स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि शेष प्रावधान निगम निगम के समान, तो वो तीनों के तीनों ये प्रावधान है जिसको संकेत देके बोला गया कि बाकी के शेष प्रावधान नगर निगम के समान हो जाते हैं, नगर निगम के समान यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट, तो आय के स्रोत हमने देख लिया। टैक्सेशन है, ग्रांट है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। नगर पालिका अध्यक्ष में उसको चेयरमैन ही बोला जाएगा। कम से कम 25, अधिक से अधिक 55 सभासदों की संख्या आपको यहाँ पे मिलेगी। नामी सदस्य घट की संख्या 3 से 5 हो जाती है, शेष प्रावधान नगर निगम के समान। नगर पंचायत में हमको फिर से नगर पालिका अध्यक्ष मिलेंगे या नगर पंचायत अध्यक्ष मिलेंगे। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 10, अधिक से अधिक 24, नामी सदस्य 230 और शेष प्रावधान नगर पंचायत के समान ही। तो ये था हमारे पास स्थानीय निकाय का परिचय और इसका अध्ययन। इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रश्न है या मन में कोई दुविधा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका सुगम तरीके से वहां पर प्रति उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब हम चौथे लेक्चर में क्या करने वाले हैं, तो जितने भी बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं अगले लेक्चर में हम उनका यहाँ पे अध्ययन क्रमवार तरीके से करने वाले हैं। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।